हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये रिवीजन क्लास आज से अब रोज रात 8 बजे चलेगा, तो 8 बजे आप लोग लाइव हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध जल होता है वो भी उदासीन होता है और उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। तो लाफिंग गैस क्या होता है, अगर ये लाफिंग गैस किसी को लग जाए तो वो हंसने लगता है व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम को, डी ऑप्शन है लेड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम दोनों को ही चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ए ऑप्शन है Cl, बी ऑप्शन है F, सी ऑप्शन है Br और डी ऑप्शन है यहाँ पे I। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे 40 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस 40 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिएगा कि नोटबुक पे लिख के प्लीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है Hg, बी ऑप्शन है Cl, सी ऑप्शन है Na, डी ऑप्शन है यहाँ पे Mg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो जो Hg यानी जो पारा होता है वो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। CH4 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, मीथेन होता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन उस पदार्थ से अगर निकलता है तो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया
हो रहा हो, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा हो यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। इसमें से आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो जो चांदी होता है वो क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोडियम होता है यानी जिसका संकेत क्या होता है, Na होता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन है वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचाने के लिए, बी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है कि जो सोडियम होता है वो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, ये ऑक्सीजन से भी संयोग करके जलने लगता है, इसीलिए इसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया न कर पाए। ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से बचाने के लिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की, कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होता है वो प्रायः विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है वो धातु होता है, और ये किसका अप्रूप होता है, कार्बन का अप्रूप होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 21 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना यहाँ पे 24 कैरेट का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आभूषण यानी गहना कितने कैरेट सोना का बनाया जाता है, तो 22 कैरेट का सोना का यहाँ पे क्या बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, और मुलायम चीज से यहाँ पे गहना नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए कठोर करने के लिए इसमें 2 कैरेट यहाँ पे चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आभूषण यहाँ पे 22 कैरेट सोने से बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पीतल किसका मिश्र धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल जो होता है वो एक मिश्र धातु है, और ये पीतल किसका मिश्र धातु होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है Fe और Zn, बी ऑप्शन है Na और C, सी ऑप्शन है यहाँ पे Cu और Zn, डी ऑप्शन है यहाँ पे Ca और Ag। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल यहाँ पे देखिए कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, यानी Cu और Zn का ये क्या है, मिश्र धातु है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बॉक्साइड होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, सी ऑप्शन है सोडियम का, डी ऑप्शन है सोना का। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पूरे 40 के 40 प्रश्न आप देखिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कीजिए
लीजिएगा और यहाँ पे देखिए 40 में से जो भी प्रश्न आपको याद अगर नहीं होगा इसमें से तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप इसमें से कौन है। ए ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है सोडियम। तो कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे देखिए हीरा और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन का अपरूप होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अम्ल होता है उसका पीएच कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0 और 7 के बीच में यहाँ पे क्या होता है, अम्ल का यहाँ पे पीएच मान होता है। तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीएच स्केल होता है उस पे कितनी संख्या अंकित होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक यहाँ पे संख्याएं अंकित होती है। और बीच में कौन सी संख्या होती है, 7 होती है। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। और यहाँ पे देखिए 0 से लेके 7 के बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो अम्लीय होता है। और 7 से लेके 14 के बीच में किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और बीच में आता है यानी 7 जिसका भी पीएच मान आता है तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है, जैसे यहाँ पे जल। तो पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध दही में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल यहाँ पे इमली में पाया जाता है और अंगूर में भी पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि जो अम्लीय वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 5.6 से कम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से हमेशा कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्लीय वर्षा होता है वो किसके कारण से होता है, तो NO2 और SO2 के कारण होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया। तो एक यहाँ पे देखिए अभिकारक क्या हो रहा है, टूट के 2 या 2 से अधिक प्रतिफल में बदल जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी ये टूट रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है C2H4, बी ऑप्शन है C5H4, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है C3H7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बेंजीन होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है, C6H6 होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है H2S2O3, सी ऑप्शन है N2O, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए CH4, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है मीथेन, तो ये क्या हो गया, ये कार्बन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी ये हाइड्रोकार्बन हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है बिरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो बिरंजक चूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। जो पीएच स्केल होता है वो किससे प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है, तो पीएच स्केल लाइकेन से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार यहाँ पे स्वाद में कड़वा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पे रखा गया है, तो उसको यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पे रखा गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मेंडल का जो यहाँ पे आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है, जो यहाँ पे पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, उस ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो जो ओजोन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो 3 अणु होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हीलियम होता है यानी He, ये जो हीलियम होता है ये कैसा तत्व होता है। तो हीलियम कैसा तत्व है, ये अक्रिय तत्व है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। इसमें आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें कितने आवर्त हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग यहाँ पे कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। जो सोना होता है वो किस में घुलता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोना होता है वो किस में घुलता है। तो सोना किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे देखिए जो सोना होता है जिसे हम लोग गोल्ड भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो हीरा होता है वो अधातु होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होगा। ए ऑप्शन है 1:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 2:3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3:1। तो यहाँ पे देखिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे अणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, जिसमें हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है P3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो P4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फास्फोरस होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, तो इसे पानी में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा, यहाँ पे देखिए कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है वो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है वो क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका हम आपको रिवीजन करवा चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिए। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो वीडियो को आप लोग प्लीज एक बार और शुरू करके देख लीजिएगा, और जितना प्रश्न आपका छूटा है प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा जरूर। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।